नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रत्नानी और मैं भावनगर में एज अ साइकियाट्रिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता हूं। आज हम इस वीडियो में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की जिन्हें धून रोग या ओसीडी भी कहते हैं, इस बीमारी के विषय में आज चर्चा करेंगे। इस बीमारी में मरीज के दिमाग में कुछ विचार आते रहते हैं, जो विचार या चित्र या जैसे आवेग या इम्पल्स जो व्यक्ति के दिमाग में चलते ही रहते हैं और वो व्यक्ति को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। वो व्यक्ति चाहता है कि ये विचार दिमाग से चले जाए, लेकिन मानो कि ये करना उनके कंट्रोल के बाहर ही होता है। वो बहुत कोशिश करता है कि ये दिमाग में ना रहे, फिर भी वो नहीं कर पाता है और उसकी वजह से उनको काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। कुछ उसी बीमारी को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या धून रोग कहते हैं। इस बीमारी के विषय में आज हम थोड़ी ज्यादा बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं ऑब्सेशन या विचार के बारे में, कि दिमाग में विचार आते हैं, जैसे दिमाग में घुस जाते हैं। व्यक्ति को लगता है कि ये विचार मेरे ही विचार है, लेकिन मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं रोकना चाहता हूँ कि रुक जाओ, अब मत आओ, अब उससे बहुत दिक्कत हो रही है, मैं किसी और बात पे ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, अब ये विचार मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, मानो ये विचार मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, फिर भी मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। कुछ ऐसा उस व्यक्ति या इस मरीज की परिस्थिति हो जाती है या वो ऐसा महसूस करते हैं। जैसे कि डर्ट या कॉन्टामिनेशन के बारे में विचार, कि जैसे कि भी कोई गंदी चीज देख ली है, रास्ते से गुजर रहे हैं या कोई गंदा एनिमल देख लिया है, या रास्ते पे भी कोई गंदी चीज पड़ी हुई है, तो बाकी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब लोग वही रास्ते से गुजर रहे हैं तो देखते हैं, उसको नजरअंदाज करते हैं कि रास्ते पर तो ऐसी चीजें होती ही रहती है ना। भारत जैसे देश में अभी सब कुछ क्लीन हो, पूरा रास्ता, ऐसा होता है कुछ कुछ सिटीज में, लेकिन हर जगह पॉसिबल नहीं है। लेकिन ओसीडी के मरीज में ये बहुत दिक्कत होती है कि वो रास्ते से गुजर ही नहीं पाते, गुजरते तो वो बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं। सतत उसके दिमाग में वो गंदगी के बारे में ही विचार रहते हैं, इसमें कोई बैक्टीरिया होगा, कोई खराब चीज होगी, वो मुझसे इन्फेक्ट हो जाऊंगा, मुझसे खराब हो जाएगा। उसे बहुत घिन आती है, वो बहुत बर्दाश्त ही नहीं कर पाता है कि ये गंदी चीज उसके सामने है या रखी हुई है, वो उसको टॉलरेट ही नहीं कर पाता है कि ये अब उसकी सहनशीलता के बाहर की जैसे बात हो जाती है। और काफी बार हाथ साफ किए हैं, हाथ धोए हैं, तो उसको लगता है कि ये ठीक से साफ हुए ही नहीं है। हाथ धोने के बाद उसे एहसास ही नहीं होता है कि वो ठीक से साफ किए हैं, उसको बार बार साफ करना पड़ता है। नहाने के लिए गए हैं तो 3-3 4-4 घंटे में ही बीत जाते हैं। हाथ शरीर के ऊपर पानी लगाते रहते हैं, साबुन लगाते रहते हैं, उसको एहसास ही नहीं होता है कि मैं ठीक से नहा लिया। घर वाले परेशान हो जाते हैं, काफी बार बिल्डिंग के बाकी लोग परेशान हो जाते हैं कि अब ये पानी की समस्या इतनी है, पानी की किल्लतें, और इनको पानी का इतना व्यय करते हैं कि उनको लेकिन एहसास ही नहीं होता कि मेरा अब शरीर साफ हो गया है, मेरे नहाना कंप्लीट हो गया है। उनको एहसास ही नहीं होता है, हाथ साफ करने के बाद एहसास ही नहीं होता कि ये हाथ अब क्लीन हो गए हैं। उनको बार बार वही काम करना पड़ता है। दूसरा विचार है सेक्सुअल विचार। आमतौर पे सेक्सुअल फैंटेसी आनंददायी होती है, कि लोग जब फैंटेसी के बारे में या सेक्स के बारे में विचार करते हैं तो उसको आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन ओसीडी के मरीज में ऐसा नहीं होता है। उनको सेक्स के बारे में विचार दिमाग में जैसे घुस जाते हैं, वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। उस तरीके के जो विचार आते हैं वो उसको बिल्कुल नहीं करने होते हैं। कभी भी रास्ते पे जा रहे हैं तो किसी भी राह चलते किसी स्त्री या पुरुष को देखकर उनको जैसे उनके साथ सेक्स कर रहे हैं ऐसे विचार शुरू हो जाते हैं। अपने घर के करीबी रिश्तेदार हैं कि जिसको हम वडील मानते हैं, कि जिसके बारे में हम उसकी इज्जत करते हैं, कि हम उसके बारे में तो सेक्स के बारे में विचार करना हम जैसे मानो पाप है ऐसा मानते हैं, लेकिन वो विचार दिमाग में आ ही जाते हैं। कोई छोटा बेटा बेटी हो, उसके बारे में भी उसके साथ बात करते हैं, उसका चेहरा जैसे नजर के सामने आ जाए तो ऐसे विचार दिमाग में आते ही रहते हैं, वो दिमाग से निकाल ही नहीं पाते। फिर उसको बहुत खराब लगता है, उसको बहुत शर्मिंदगी होती है कि ये क्यों हो रहा है, ये तो मैं अपराधी हूँ, ये मुझसे बहुत गलत हो रहा है। उसको बहुत ऐसे मरीज को काफी बार गिल्ट की वजह से डिप्रेशन भी हो सकता है। काफी बार वो उस व्यक्ति से मिलना अवॉइड करते हैं। जैसे भी किसी भी व्यक्ति के सामने आने से अगर ऐसे विचार आने लगते हैं तो फिर वो आमतौर पे ऐसे व्यक्ति से बात करना या मिलना ही अवॉइड कर देते हैं। फिर वो व्यक्ति बेचारा चिंता में रहता है कि ये मेरे परिवारजन मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो बाकी के लोग जान नहीं पाते हैं। और ये कुछ परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि वो व्यक्ति इस विषय में खुल के बात नहीं कर पाता है और कुछ परिस्थिति उससे खराब ही रहती है। ऐसे मरीज को कोई भी काम करने के बाद ये काम कंप्लीट हो गया ऐसी तसल्ली नहीं हो। जैसे कि कोई पैसे गिन लिए तो उनको लगता है कि ये ठीक से मैंने गिने नहीं है। जैसे कोई ताला लगा दिया
तो उसको लगता है कि मैंने ठीक से ताला नहीं लगाया है। गैस का स्टोव बंद किया तो उसको लगता है कि मैंने ठीक से ये गैस का नोब बंद नहीं किया है। फिर उसको सतत डाउट रहते हैं, उनको ये चीज बार बार करनी पड़ती है, चेक करनी पड़ती है कि उनको ये डाउट क्लियर करने पड़ते हैं। जैसे कि एक बार पैसे गिन लिए हैं तो उसको बार बार गिनने पड़ते हैं। फिर भी उसको लगता है कि ये मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, मुझसे कोई काउंटिंग में भूल तो नहीं हुई, कभी कोई ताला लगाया है तो उसको बार बार चेक करना पड़ता है कि ये कहीं मैंने ताला खुला तो नहीं छोड़ दिया है, कहीं ठीक से वो चेक किया है कि नहीं। और एक बार चेक करने के बाद भी उसको तसल्ली नहीं होती कि ये मैंने ठीक से चेक कर लिया है। दिमाग वैसे एक कोने में पता होता है दिमाग को, ये लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं होता है, लेकिन वो कुछ अपनी जो उनको ये फील नहीं होता है कि ये काम मेरा कंप्लीट हो गया है, उसकी वजह से उसको ये काम बार बार रिपीट करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे कुछ इम्पल्सिस के बारे में कि दिमाग में कुछ ऐसे इम्पल्स आते हैं कि मैं ये कर दूंगा या कर दूंगी। तो जैसे कि सामने कोई चप्पू रखा हुआ है तो ऐसा विचार आता है या ऐसा इम्पल्स आता है कि मैं किसी को मार दूंगा। तो या सामने कोई पत्थर रखा है तो ऐसा विचार आता है कि मैं किसी के ऊपर पत्थर फेंक दूंगा। तो मुझे ऐसा करना नहीं है, मैं ऐसा करना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने ऊपर कंट्रोल गवा दूंगा और मुझसे ऐसा हो जाएगा तो मेरी वजह से किसी और को कोई नुकसान हो जाएगा, तो या कुछ मुझसे ऐसा हो जाएगा तो मैं किसी क्राइम में फंस जाऊंगा या पुलिस के चक्कर में फंस जाऊंगा। तो ऐसा होने से वो उस परिस्थिति से ही दूर चले जाते हैं। जैसे कि अगर सामने चप्पू रखा है, किसी महिला को ओसीडी की बीमारी है तो वो किचन में जाना ही अवॉइड करेगी, वो चप्पू को अपने से दूर रखेगी। चप्पू से करने वाले काम के वक्त वो उसको बहुत दिक्कत होगी तो किसी और को देगी या फिर वो बहुत दिक्कत के साथ करेगी। वो चप्पू जो जब तक उसके साथ हाथ में है या उसके आसपास है, उसको सतत दिमाग में वही ख्याल रहेंगे कि ये कहीं मुझसे कंट्रोल चला गया और मैं ये चप्पू से किसी को इंजोर कर दूंगी तो कुछ ऐसी तकलीफ होती है। कुछ चित्र दिमाग में आना कि कोई गंदगी के बारे में चित्र आना, कोई टॉयलेट सीट के बारे में चित्र आना, काफी बार कपड़े के बगैर या नेकेड स्त्री या पुरुष के चित्र आना, वो कोई परिवारजन के लोग भी हो सकते हैं। और ये विचार करना उस व्यक्ति के हिसाब से पाप है, ये बहुत ही गलत चीज है। आमतौर पे ऐसा पाया गया है कि ऐसे मरीज का बचपन बहुत ही मोरल बैकग्राउंड में गुजरा है, उसके माता पिता बहुत ही आदर्शवादी हुआ करते हैं या कोई धार्मिक परिवार में पैदा हुआ या उसका परवरिश हुई है और उनके हिसाब से ये सब चीज से दूर रहना चाहिए। ये पाप है, ये खराब चीज है, लेकिन वो कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। दिमाग में वो चित्र आते ही रहते हैं, फिर वो उस व्यक्ति से मिलना अवॉइड करते हैं, उससे बात करना अवॉइड करते हैं और वो चित्र को टॉलरेट ही नहीं कर पाते हैं। और वो चीज से जितना दूर भागने की कोशिश करें वो चीज उतना ही उसका पीछा और करती है और उसकी तकलीफें और बढ़ती रहती है। ओसीडी की बीमारी की वजह से ओसीडी के मरीज के जीवन के ऊपर भी बहुत गहरा असर होता है। वो लोग ठीक से कहीं काम नहीं कर पाते, उनकी क्षमता के अनुसार वो अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते, वो कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, उनको डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत होता है। कई बार डिसीजन लेने के बाद भी डाउट रहता है कि ये मैंने ठीक किया या नहीं किया, इससे कोई मुझे नुकसान तो नहीं होगा। और काफ़ी बार ये डिसीजन नहीं लेने की वजह से वो काफ़ी समय बिता देते हैं डिसीजन लेने में और काफ़ी बार अपॉर्चुनिटी हाथ से चली जाती है। ओसीडी की बीमारी के साथ साथ एंग्जाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन जैसी अन्य मानसिक बीमारियां भी देखी जाती है। ओसीडी का कारण क्या है, ओसीडी क्यों हो? आमतौर पे रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि ओसीडी का कारण दिमाग में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर का ना बन पाना। जैसे कि दिमाग में नॉर्मल फंक्शन ब्रेन करे उसके लिए कुछ न्यूरोट्रांसमीटर का नॉर्मल लेवल बना रहना जरूरी है। अगर वो पोषक द्रव्य या न्यूरोट्रांसमीटर उसके नॉर्मल लेवल से कम हो जाए तो डिप्रेशन या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिन्हें ओसीडी भी कहते हैं, ऐसी मानसिक बीमारियां हो सकती हैं। तो इसका कारण बायोलॉजिकल है कि दिमाग में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर नहीं बन पाते हैं। अब करें क्या, उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है? ओसीडी की ट्रीटमेंट में नंबर 1 पर दवाइयाँ हैं। दवाइयों की वजह से जो दिमाग का जो न्यूरोट्रांसमीटर नहीं बन पा रहे हैं, जो हमने ओसीडी के कारण में बात की, वो ठीक से बनना शुरू हो जाता है, वो न्यूरोट्रांसमीटर का प्रमाण बढ़ जाता है या नॉर्मल हो जाता है कहे तो फिर ओसीडी की तकलीफ में सुधार होता है। आमतौर पे ऐसा देखा गया है कि ये जो विचार आना या जिसे ऑब्सेशन कहते हैं कि ये कोई गंदी चीज नजर के सामने है फिर भी वो दिमाग से नहीं निकल रही है, या एक बार हाथ धोया फिर भी ऐसा ही लगता है कि ये हाथ ठीक से साफ नहीं हुआ, ऐसी तसल्ली ही नहीं हुई कि ये हाथ साफ हुआ है और बार बार साफ करना पड़ेगा। लेकिन आमतौर पे ऐसा देखा जाता है कि जो विचार आते हैं या जो ऑब्सेशन होते हैं वो तो ठीक होते हैं या उसमें सुधार होता है। जैसे कि हाथ साफ किए हैं, उसके बाद ऐसा लगता है कि ये मैंने ठीक से साफ नहीं किए हैं, मुझे बार बार साफ करने पड़ेंगे। ये जो विचार है उसकी मात्रा कम होगी
लेकिन वो कम मात्रा के साथ भी वो हाथ धोने की क्रिया है उसको भी हमें रोकना पड़ेगा। उसमें थोड़ा मरीज को भी खुद मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ी एंग्जाइटी होती है जब ऐसी तसल्ली नहीं होती है कि हाथ अब साफ, और वो तसल्ली के लिए बार बार हाथ साफ करना पड़ता है। वो थोड़ी एंग्जाइटी उस वक्त जो रहेगी कि जब हाथ साफ हो चुके हैं लेकिन वो तसल्ली नहीं हुई है, तब जो एंग्जाइटी हो रही है वो उसको सहना पड़ेगा। वो जो एंग्जाइटी धीरे 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 बढ़ेगी, उसके बाद उसको नीचे ही आना है, वो कम परमानेंटली बढ़ नहीं सकती है। तो जो एंग्जाइटी बढ़ रही है तब उसके ऊपर सरेंडर नहीं होना है और उसको उसका सामना करना है और उसको बार बार हाथ धोने से बचना है। उसी को एक एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन कहते हैं कि अब हाथ खराब है लेकिन अब हाथ धोने नहीं है, जो भी एंग्जाइटी है उसको सहना है। तो वो एक बिहेवियर थेरेपी भी है जो कंपल्जन में ज़्यादा काम करती है कि ऑब्सेशन में दवाइयों से उसका विचारों की मात्रा कम हो जाएगी, और जो हम बार बार क्रियाएं करते हैं, हाथ धोना या पैसे गिनना या लॉक चेक करना, उनके लिए दवाइयों के साथ साथ एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन ऐसी एक साइकोथेरापी है जिनमें मरीज का खुद का सहयोग भी बहुत ज़रूरी है, तो उसमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। कुछ मरीज वो एंग्जाइटी सहने के लिए या एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन के लिए उतने तैयार नहीं होते हैं कि उसमें उसको खुद भी थोड़ा सहना पड़ता है, वो एंग्जाइटी को टॉलरेट करना पड़ता है। ऐसे केसेस में थोड़ी दिक्कतें ज़्यादा रहती हैं। ऐसे केसेस में मरीज के जो रिश्तेदार या घर वाले होते हैं उनको लगता है कि उतना सुधार हुआ नहीं है, क्योंकि ये जो दिमाग में विचारों की मात्रा कम हुई वो तो मरीज खुद महसूस कर पाता। लेकिन अगर वो हाथ साफ करने में समय कम हुआ, नहाने में समय कम हुआ, अगर उसमें सुधार दिखना शुरू हो तो उसके पूरे परिवारजन को सबको ऐसा लगेगा कि ना, इसमें अब सुधार दिखने को मिल रहा है। तो उसी प्रकार से ओसीडी की ट्रीटमेंट में डॉक्टर के द्वारा लिखी हुई दवाइयाँ और मरीज का खुद का सहयोग दोनों खूब जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो मैंने ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या ओसीडी के बारे में की हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छी लगी है और इन्फॉर्मेटिव भी लगी है। ये सब इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है और आप रेगुलरली ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप डॉक्टर आई.जे. रत्नानी साइकियाट्रिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू। जय हिंद।